हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। तो बच्चे, जैसा मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहा था, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब आप सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था नहीं समझेंगे। याद रखिएगा, लोकल गवर्नमेंट में नगर और गांव दोनों को हम काउंट करते हैं। तो गांव में जो है हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, अगर नगर की बात करते हैं तो फिर हम उसे नगरीय शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय शासन। तो चलिए, पंचायती राज के बाद अब हमें नगरीय शासन को पढ़ना है और इसे बखूबी समझते हैं। एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो नगरीय शासन की जो प्रथा है, ये ऐसा नहीं है कि आधुनिक भारत की देन है या मध्यकालीन भारत की देन है। ये प्राचीन भारत में भी पाई जाती थी। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो भारत में नगरीय शासन व्यवस्था की ये थी पहुंच थी। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, तो सबसे पहले याद रखना है कि इसे कानूनी रूप कब दिया गया था। तो याद रखिएगा कि इसे सबसे पहले जो कानूनी रूप दिया गया था वो 1687 में दिया गया था। क्लियर हो गया? याद रखना है कि नगरीय शासन व्यवस्था को याद रखेंगे। भारत में नगरीय शासन व्यवस्था को 1687 में कानूनी रूप दिया गया। 1687 में कानूनी रूप दिया गया। क्लियर है? याद रखना है कि भारत में जो नगरीय शासन व्यवस्था, इसे हमने कानूनी रूप कब दिया? 1687 में दिया था, जब ब्रिटिश सरकार ने मद्रास शहर के लिए नगर निगम की स्थापना की थी। क्लियर हो गया? दिया गया जब ब्रिटिश सरकार ने मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना की। मद्रास के लिए क्या की? नगर निगम की स्थापना की। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सभी लोग याद रखेंगे कि भारत में नगरीय शासन व्यवस्था कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन भारत से ही रिलेटेड है। और क्या हुआ कि नगरीय शासन व्यवस्था को हमने 1687 में कानूनी रूप दिया जब भारत में ब्रिटिश सरकार का राज था। तो ब्रिटिश सरकार ने मद्रास के लिए क्या किया था बच्चे? एक नगर निगम की स्थापना की थी। भूलिएगा नहीं, किसके लिए नगर निगम की स्थापना की थी? मद्रास के लिए। बाद में 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत फिर देखिए क्या हुआ बच्चे कि बाद में 1793 के चार्टर एक्ट के तहत पूरी बात समझ में आ गई। फिर याद रखिएगा कि बाद में 1793 में चार्टर एक्ट के तहत मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई के तीनों महानगरों में नगर निगम की फिर क्या की गई? स्थापना की गई। तो याद रखेंगे कि बाद में 1793 के चार्टर एक्ट के तहत मद्रास, बंबई, कलकत्ता, देख रहे हैं बच्चे कि बाद में 1793 के जो चार्टर एक्ट था उसके तहत देखा गया कि मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीनों महानगरों के लिए नगर निगम। क्लियर है बच्चे? इस एक्ट में हमने देखा कि तीनों महानगरों के लिए नगर निगमों की क्या कर दी गई? फिर स्थापना की गई। नगर निगमों की स्थापना की गई। क्लियर है? प्रयास तो 1687 में हो चुकी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कानून भी बना। और वो क्या कानून था? 1793 का चार्टर एक्ट। इसके तहत मद्रास, बंबई, कलकत्ता, भूलिएगा नहीं बच्चे, मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीनों महानगरों के लिए किसकी स्थापना की गई? नगर निगमों की फिर क्या हुआ बच्चे? स्थापना हो गई। लेकिन फिर इसी के साथ क्या हुआ कि बंगाल में अब नगरीय शासन प्रणाली को प्रारंभ करना था। क्लियर है? तो फिर याद रखेंगे कि बंगाल में नगरीय शासन प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए नगरीय शासन प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करने के लिए 1842। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा, अब मैं पूरे बंगाल की बात कर रहा हूं कि बंगाल में नगरीय शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए
क्या हुआ कि 1842 में बंगाल अधिनियम पारित किया गया। 1842 में क्या पारित किया गया था बच्चे? बंगाल अधिनियम पारित किया गया था। बंगाल अधिनियम पारित किया गया था। पूरी बात आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर हमारा ये भी क्लियर हो गया कि बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में नगरीय शासन प्रणाली को प्रारंभ करना था, तो 1842 में क्या पारित किया गया था? बंगाल अधिनियम पारित किया गया बच्चे, क्लियर है। और 1882 में जो उस समय का वायसराय थे लॉर्ड रिपन ने नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का फिर क्या किया बच्चे? प्रयास किया। फिर याद रखिएगा कि 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। पूरी बात समझ में आ गई। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि भारत में जो लॉर्ड रिपन है इसे ही स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है। याद रखना है आपको कि भारत में जो लॉर्ड रिपन है उस लॉर्ड रिपन को ही बच्चे स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है। तो चलिए हमने ये भी देख लिया कि 1882 ईस्वी में जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसने क्या किया कि नगरीय शासन व्यवस्था में भी सुधार करने का बच्चे उसने क्या किया? प्रयास किया, क्लियर है। और फिर नगरीय शासन में याद रखना है आपको, प्रयास को तो किया था लेकिन राजनीतिक कारणों से ये प्रयास सफल नहीं हुआ था। याद रखिएगा कि राजनीतिक कारणों से ये प्रयास भी सफल नहीं हुआ था। और फिर बच्चे 1909 में क्या हुआ? शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया। फिर देखिए क्या हुआ इसके लिए बच्चे? 1909 में शाही विकेंद्रीकरण एक आयोग का गठन हुआ। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन हुआ। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन हुआ, क्लियर है। फिर देखिए प्रयास तो असफल रही, लेकिन फिर 1909 में एक और आयोग बना था और उस आयोग का क्या नाम था बच्चे? उसी आयोग का नाम था शाही विकेंद्रीकरण आयोग। और जब शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन हो गया तो इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखेंगे कि गठन हुआ और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1919 के एक्ट में 1919 के एक्ट में क्या हुआ बच्चे? 1919 के एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया। स्पष्ट प्रावधान किया गया। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि 1909 में एक शाही विकेंद्रीकरण आयोग बना था। 1909 में क्या बना था? शाही विकेंद्रीकरण आयोग बना था। अब इस आयोग ने क्या किया बच्चे? अपनी रिपोर्ट दी। तो इसी रिपोर्ट के आधार पे अब 1919 के एक्ट में, देखिए ये महत्वपूर्ण हुआ हमारा, 1919 के एक्ट में नगरीय प्रशासन के लिए क्या हुआ? स्पष्ट साफ प्रावधान कर लिया गया। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले हमने इसके इतिहास को जाना कि आखिर किस तरीके से नगरीय शासन व्यवस्था का इतिहास था और किस एक्ट में फाइनली नगरीय शासन व्यवस्था के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए। लेकिन जब देश आजाद हुआ बच्चे, तो अब हमें ये देखना है कि भारत के संविधान में आखिर नगरीय प्रशासन के लिए कौन सा संवैधानिक प्रावधान है। क्लियर है? पहले मैं इसे मिटा दूं, ये आप समझ चुके हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं संवैधानिक प्रावधान। देखते हैं नगरीय शासन व्यवस्था के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान, क्लियर है?
बच्चे याद रखिएगा कि संबंध में संविधान में कोई प्रावधान तो नहीं था, लेकिन इसे 7वीं अनुसूची के, याद रखिएगा, इसे 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल किया गया। याद रखेंगे, 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल, 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल। क्लियर है? तो हमने देखा कि नगरीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची दी गई है, उसी राज्य सूची में इसे शामिल किया गया है। और बच्चे साफ कहा गया है कि इसके संबंध में कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया? और याद रखेंगे कि इसके बारे में कानून केवल राज्य द्वारा बनाया जा सकता है, केवल राज्य द्वारा बनाया जा सकता है। क्लियर हो चुका है? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में इसे शामिल किया गया है और ये कहा गया है कि इसके बारे में अगर कोई कानून बनाया जाएगा नगरीय शासन में, तो वो कानून कौन बनाएगा? वो केवल राज्य बना सकता है। क्लियर हो चुका है? और याद रखिए, इसी को हम फॉलो करते हुए अलग अलग राज्यों में नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में भी क्या किए, कानून बनाए गए हैं। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि इन कानूनों के अनुसार नगरीय शासन व्यवस्था के लिए अलग अलग निकायों का भी गठन किया गया है। याद रखिएगा कि नगरीय शासन व्यवस्था के लिए, नगरीय शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न निकाय बनाए गए हैं। निकाय का मतलब बच्चे बॉडी, अथॉरिटी। विभिन्न निकाय बनाए गए हैं, निकाय बनाए गए हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए हम जरा देखते हैं कि नगरीय शासन व्यवस्था के लिए क्या विभिन्न जो है निकाय बनाए गए हैं और इसमें कौन कौन से निकाय होते हैं। तो बच्चे देखिए, पहला निकाय जो है वो हम भी जानते हैं क्या है, वो नगर निगम। नगर निगम के बाद फिर बच्चे एक नगर पालिका है जो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं। तो नगर निगम, नगर पालिका, उसी तरह नगर क्षेत्र समितियां, नगर क्षेत्र समितियां हैं। देख रहे बच्चे, नगर क्षेत्र समितियां के बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, और फिर है बच्चे नगर छावनी, सम कैंटोनमेंट एरिया भी बोल देते हैं, छावनी परिषद, छावनी परिषद। क्लियर हो गया? तो याद रखना है आपको कि नगरीय शासन व्यवस्था के लिए क्या है, ये विभिन्न जो है बच्चे निकाय हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां और छावनी परिषद। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि इसके लिए फिर संविधान में क्या हुआ बच्चे, 74वां संविधान संशोधन लग किया गया। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 पर लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1993। क्लियर है? और संविधान में क्या जोड़ा गया? भाग 9 का क जोड़ा गया बच्चे, और अनुच्छेद 243 में और प्रावधान क्या हुए इसके लिए कर दिए गए। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो फिर से देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि फिर क्या हुआ इसके लिए। 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ जो लागू 1993 में था। इसमें फिर संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया नगरीय शासन व्यवस्था के लिए, और अनुच्छेद 243 में ही बच्चे नगरीय शासन व्यवस्था को क्या किया गया, जोड़ा गया। और फिर संविधान में 12वीं अनुसूची लाई गई। क्या लाई गई बच्चे? 12वीं अनुसूची लाई गई, जिसमें इसके 18 कार्य क्षेत्र बताए गए। कितने कार्य क्षेत्र बताए गए? 18 कार्य क्षेत्र बताए गए। ये सब बच्चे इसके संवैधानिक पहलू हैं जो आपको याद रखना है। देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं। क्लियर है?
कि ये संवैधानिक प्रावधान है 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल किया गया। इसके बारे में कानून केवल राज्य बनाएगा। इसके लिए अलग अलग निकाय बने, नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, छावनी परिषद। फिर हमने 74वां संविधान संशोधन 1992 किया, जो 1993 में लागू हुआ, और संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया। फिर अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया नगर ये बच्चे शासन, और फिर संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, और उस 12वीं अनुसूची में फिर इनके लिए कितने कार्य क्षेत्र जोड़े गए बच्चे, 18, मतलब आप समझ सकते हैं 18 इनके लिए क्या जोड़े गए, कार्य क्षेत्र जोड़ दिए गए। क्लियर है। और याद रखना है कि 243 में लगभग 18 आर्टिकल हैं इनके लिए। कितने आर्टिकल्स हैं बच्चे, लगभग 18 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि भाग 9 का अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 18 आर्टिकल्स और हैं जो कि नगरीय शासन की बात करते हैं। और फिर संविधान में 12वीं अनुसूची थी, और 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ दिया गया, 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। भूलिएगा नहीं बच्चे, 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। चलिए यहां तक हम सीख चुके हैं। अब देखते हैं कि और क्या क्या व्यवस्थाएं हुई जो इसका संवैधानिक प्रावधान के रूप में चलता रहा है। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप लोग समझ चुके हैं। ओके, एकदम आसान भाषा और शब्दों में सीखिए, और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर तुरंत मिल जाएंगे, और कभी कोई प्रश्न जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ना बच्चे। अब देखिए और प्रावधान क्या किए गए 12वीं अनुसूची में, जो 18 विषय थे और प्रावधान थे। तो जरा और प्रावधानों की बात कर ले बच्चे। ठीक है, पहले याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे। प्रत्येक राज्य में साफ लिखा गया है, प्रावधान क्या है कि प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन किया जाएगा, का गठन किया जाएगा। पूरी बात आपको समझ में बच्चे आ गई। ये सब देखिए संवैधानिक प्रावधान है। साफ कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत होगा, नगर पालिका परिषद होगी, और नगर निगम का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखेंगे कि नगर पंचायत का गठन हम किसके लिए करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में बदल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि नगर पंचायत का गठन किसके लिए होगा, मैं यही आपको सिखा दूं, जो ग्रामीण से नगर में बदल रहे हैं, जो ग्रामीण से नगर में बदल रहे हो, मतलब डेवलप हो रहे हो, और ग्रामीण से वो क्या बन रहे हैं, नगर में बदल रहे हो, तो वहां क्या बन जाएगा, नगर पंचायत। क्लियर हो चुका। मैं फिर से बोल दूं कि प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम होगी। नगर पंचायत वहां बनाया जाएगा जो ग्रामीण से नगर क्षेत्र में बदल रहे हैं। भूलिएगा नहीं बच्चे कि जो ग्रामीण से किस में बदल रहे हैं, नगर क्षेत्र में बदल रहे हैं, तो वहां हम क्या बना देंगे, नगर पंचायत बना देंगे। अच्छा, नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए होगा। फिर याद रखिएगा कि नगर पालिका परिषद का गठन किसके लिए होगा, तो ये छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए होगा। सब यहीं पर मैं जोड़ देता हूं, आप समझते चलिएगा बच्चे। अगर कोई छोटा नगरीय क्षेत्र है तो वहां पर फिर क्या बनाएंगे आप, नगर पालिका परिषद बनाएंगे। क्लियर हो चुका। अच्छा, और अगर मान लीजिए बहुत बड़े बड़े नगर हैं तो फिर वहां क्या करेंगे आप, नगर निगम बनाएंगे बड़े बड़े नगरों के लिए, बड़े बड़े नगरों में। क्लियर है। फिर आप क्या बना देंगे, नगर निगम बना देंगे। देखिए आप फिर से समझिए बच्चे, बहुत इजी है। नगर पंचायत कहाँ बनेगी, कोई ऐसा क्षेत्र है जो गांव से शहर में बदल रहा है तो वहां नगर पंचायत बनेगा। छोटे छोटे अगर नगरीय क्षेत्र हैं तो वहां नगर पालिका परिषद बनाइए, और अगर बड़े बड़े नगरीय क्षेत्र हैं तो फिर आप वहां क्या बना देंगे, नगर निगम बना देंगे। यहां तक तो आपको पूरी बात समझ में आए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रावधान में। याद रखना है 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में 1 या अधिक क्या होंगे, वार्ड समितियां भी गठन होगी। याद रखिएगा 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले, 3 लाख या
अधिक जनसंख्या वाले क्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, देख रहे हैं बच्चे, 3 लाख या उससे अगर अधिक जनसंख्या वाली कोई नगर पालिका क्षेत्र है, क्लियर हो गया, नगर पालिका क्षेत्र में एक या अधिक वार्ड समितियां बनेंगी, क्षेत्र में एक या अधिक वार्ड समितियां फिर बन जाएंगी, एक या अधिक क्या बनेंगी, वार्ड समितियां बनेंगी। क्लियर हो चुका बच्चे, वार्ड समिति बनेंगी, क्लियर है। तो देखिए मैंने अभी नगर पालिका कहा था ना, छोटे नगरीय क्षेत्र में, तो मान लीजिए कोई छोटा नगर